नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा अपने वॉरियर जंक्शन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था विषय पर, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर में 1726 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कंप्लीट किया था। आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बातों को अपने दिमाग में रखना जरूरी है। सबसे पहले हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ पुरानी बातों को दोहराते हैं, उसके बाद फिर नई शुरुआत करेंगे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो कंपनी के कार्यों को भारत में तथा ब्रिटेन में नियंत्रित करने के उद्देश्य से भेजा गया पहला अधिनियम था। यानी इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि या कहें कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी, वो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बंगाल और मद्रास और आपका बम्बई, 3 जगह की प्रेसिडेंसियों में जो ताकत का स्थानांतरण हो रहा था, शक्ति का स्थानांतरण हो रहा था, वो बंगाल की तरफ हो रहा था। यानी बंगाल के गवर्नर को शक्तियाँ ज़्यादा दे दी गई थी और बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसी को हमने केंद्रीय प्रशासन की नींव कहा था। बंगाल का गवर्नर जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगता है तो उसको काम में मदद करने के लिए 4 लोगों की एक कार्यकारी परिषद भी प्रदान कर दी जाती है। कार्यकारी परिषद प्रदान कर दी जाती है, जिसमें 4 सदस्यों के नाम हमने आपको बताए थे। और यह चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, दोनों मिलकर कार्यपालिका का रूप ले लेते हैं। अर्थात 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में कार्यपालिका का भी उदय माना जाता है। तीसरी बड़ी बात हुआ करती थी कि बंगाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो भी बंगाल के कोलकाता शहर में। यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी और 74 में की गई थी। कलकत्ता में बनाया गया था। इसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सदस्य हुआ करते थे, निर्देशक मंडल में सदस्य हुआ करते थे, उनकी संख्या 24 थी। उन 24 सदस्यों का चयन पहले 500 पाउंड वाले निवेश से किया जाता था। अब उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, 1000 पाउंड निवेश वाले अधिकारियों को कर दिया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, कार्यपालिका का उदय हुआ, न्यायपालिका का उदय हुआ, कंपनी के कार्यों को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई और कंपनी के कार्यों को भारत में ब्रिटेन में दोनों जगह कंट्रोल किया गया। अब हम आज के आगे जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम डालेंगे और उस टॉपिक का नाम होगा आप लोगों का 1781 का। 1773 के बाद आने वाला अगला एक्ट जो था 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। संशोधनात्मक अधिनियम, संशोधनात्मक अधिनियम 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था, भाई क्या कारण था कि जो संशोधनात्मक अधिनियम लाया गया। तो भाई किसी चीज़ में संशोधन तभी किया जाता है जब उसमें कोई ना कोई कमी रह गई हो। तो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम किस एक एक्ट की या किस व्यवस्था की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था। यह एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। तो इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। अच्छा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियां कौन कौन सी रह गई थी, वो कौन कौन सी कमियां थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मुख्यतः 3 तरह की कमियां रह गई थी। कितनी तरह की कमियां रह गई थी, 3 तरह की कमियां। भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से न्यायालय बन गया, लेकिन न्यायालय का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कितना होगा, किसके लिए वो न्याय करेगा, किसके लिए न्याय नहीं कर सकता है, इन शक्तियों का या इस क्षेत्र का किसी भी तरीके से कोई
प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद तो बनाई गई, गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई, पर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कहां करेगा? क्या गवर्नर जनरल की शक्तियां न्यायालय से भी सर्वोपरि थी या न्यायालय गवर्नर जनरल से ऊपर था? इन सारी चीज़ों का क्या हुआ, कोई भी निश्चय समाधान नहीं दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग में। मतलब इन विषयों पर बात ही नहीं की गई थी, सिर्फ बता दिया न्यायालय होगा, गवर्नर जनरल की परिषद होगी, लेकिन गवर्नर जनरल की परिषद क्या काम करेगी या न्यायालय का काम क्या होगा? तो इन दोनों हम कहें इन दोनों भागों के कार्यों का या उनके जो कार्य क्षेत्र हैं इनका क्या निश्चय नहीं किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इन्हीं कमियों की वजह से 1773 के एक्ट में कुछ परेशानियां बनी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लाया गया 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इन कमियों में सबसे पहली कमी हुआ करती थी न्याय व्यवस्था का, न्याय क्षेत्र या न्याय व्यवस्था का कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया कि जो न्याय होगा वो करने के अधिकारी कौन होंगे, या न्यायालय होगा या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। न्याय करेगा कौन, किन विषयों पर कौन सी परिषद या कौन सा आपकी निकाय न्याय प्रदान करेगा। पहली समस्या थी न्याय। दूसरी समस्या हुआ करती थी राजस्व। राजस्व के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था कि राजस्व संबंधी कार्य न्यायालय के द्वारा किए जाएंगे या राजस्व संबंधी कार्य गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा किए जाएंगे। तीसरा हुआ करता था धार्मिक मामले। तीसरे क्या हुआ करते थे? धार्मिक मामले, क्योंकि अंग्रेज जो हुआ करते थे ईसाई धर्म से संबंधित थे, अंग्रेजी शिक्षा पढ़े हुए थे, अंग्रेजी और ईसाई धर्म को अच्छे से जानते थे, समझते थे, परंतु भारत में ईसाई से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान रह रहे थे। तो ऐसे समय पर हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में कोई भी समस्या उत्पन्न होने के कारण या मुस्लिम रीति रिवाजों में कोई भी समस्या उत्पन्न होने के कारण जो मामले पहुँचते थे, तो पहली तो कंडीशन यहाँ बिगड़ जाती थी कि न्याय देगा कौन, हमें जाना किसके पास है, न्यायालय जाना चाहिए या गवर्नर जनरल के पास जाना चाहिए। इस चीज़ का कोई निश्चित नहीं था, और अगर हम कहीं पहुँच भी जाएंगे तो उस पर न्याय किस तरीके से मिलेगा हमें, क्योंकि उन लोगों तो हमारे धर्म के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो वो किस तरीके से न्याय करेंगे। इन सारी चीज़ों, ये तीन प्रमुख ऐसी समस्या थी जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों में शामिल थी। ये तीन प्रमुख चीज़ें थीं, तो इन्हीं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था आप लोगों का 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1781 की रेगुलेटिंग एक्ट की अन्य बातें क्या क्या थी वो हम आपको बता दें। तो इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए, जो प्रावधान है, प्रावधान क्या क्या किए गए। तो सबसे पहली बात क्या की गई, हमने जैसा आपको बताया कि गवर्नर जनरल और न्यायालय तो बन गया, लेकिन उनके कार्य क्षेत्रों का क्या नहीं किया गया, बंटवारा नहीं किया गया, उनको निश्चित नहीं किया गया। तो 1781 का जब संशोधनात्मक अधिनियम आया, इसीलिए उनने सबसे पहला काम यही किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय की अधिकारिता से पृथक कर दिया गया। पृथक कर दिया का मतलब था कि अब गवर्नर जनरल के कामों में न्यायालय बाधा नहीं डालेगा और न्यायालय के काम में गवर्नर जनरल किसी भी तरह की रुकावट नहीं बनेगा। भाई ऐसा करने के लिए उन लोगों के बीच में काम भी बांटे जाने चाहिए। तो पहले तो उन्होंने लिखा कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल वो होगा न्यायालय से पृथक है, यानी न्यायालय एक अलग निकाय रहेगा और गवर्नर जनरल उसकी परिषद एक अलग निकाय है। बंगाल के गवर्नर जनरल को न्यायालय की अधिकारिता से पृथक कर दिया गया। पहला काम किया गया था 1781 में। पहला काम कौन सा किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को न्यायालय की अधिकारिता से पृथक कर दिया गया। अब इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, बांटना है। तो अब हमारे पास सोचें कि भाई पहले क्या था, न्यायालय और गवर्नर जनरल को काम बांटे जाने हैं। अब तो अब क्या होगा, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, राजस्व संबंधी दूसरी कमी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो राजस्व से संबंधी थी। राजस्व का मतलब टैक्स कौन लेगा, टैक्स को निर्धारित कौन करेगा, कितना टैक्स लिया जाएगा और कहाँ से कितना, क्या एक ही टैक्स सभी जगह से सेम लिया जाएगा। मतलब जो टैक्स बंगाल से लिया जा रहा है वही मद्रास में लिया जाए, वही आपका बम्बई में लिया जाए, या बंगाल का टैक्स दर अलग हो, बम्बई की अलग हो, मद्रास की अलग हो। मतलब टैक्स से संबंधित सारे नियम कायदे कानून की कमान किसके हाथ में सौंप दी जाए। तो राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई एवं उन पर, यानी किन पर, राजस्व संबंधी मामलों पर निर्णय करने का
अधिकार। अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? दो। एक तो न्यायालय है हमारे पास ऑप्शन में, और दूसरा है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ये दो चीजें हैं हमारे पास ऑप्शन में। तो राजस्व संबंधी मामले की सुनवाई एवं उन पर निर्णय करने का अधिकार किसको दिया जाएगा? न्यायालय को या गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को? तो न्यायालय को नहीं दिया गया। राजस्व संबंधी कार्य किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। करने का अधिकार गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को प्रदान किया गया। परिषद को प्रदान किया गया। तो राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को प्रदान किया गया। राजस्व कहां से कितना वसूलना है, किस तरीके से वसूलना है, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज़ में हम आपको बताएं, जैसे अभी हम लोगों के व्यवस्था हम लोगों में क्या लागू है कि जैसे हम लोग जिला न्यायालय में किसी चीज़ का न्याय मांगने के लिए जाते हैं। अगर जिला न्यायालय में हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम ऊपर वाले न्यायालय में जाते हैं। मान के चलो जिला न्यायालय के बाद हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे। अगर हमारे मामले की हाई कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, या मान के चलो उसमें लंबित पड़ी है, बहुत दिन हो गए हैं, केस वहाँ से सुलझ ही नहीं रहा है, तो हम उसके ऊपर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी न्यायपालिका के मुद्दे न्यायपालिका में ही ट्रांसफर होते हैं। जैसे जिला न्यायालय के ट्रांसफर हो गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से ट्रांसफर होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में। क्या कभी ऐसा होता है कि जिला न्यायालय में अगर मामला नहीं सुलझा तो हम जाके मुख्यमंत्री के पास चले जाएं? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक अलग है। मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था, मुख्यमंत्री विधायक, आप लोगों की व्यवस्था जी अलग है, और आप लोगों का न्यायालय यानी न्यायपालिका क्या है? अलग है। तो इन दोनों चीजों में अंतर करना था। तो राजस्व संबंधी काम तो गवर्नर जनरल और काउंसिल को दे दिए गए। अब जो प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे, प्रांतीय न्यायालय का मतलब होते थे जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आएंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट खोला गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उससे छोटे न्यायालय जो थे उनकी जो अपील हुआ करती थी वो वास्तव में जानी चाहिए थे किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। ऐसे समझें आप इसे। जैसे हम बताएं, ऊपर था आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे कुछ क्या होते हैं? प्रांतीय न्यायालय। क्या होते हैं? प्रांतीय न्यायालय। प्रांतीय न्यायालय थे। जे भी प्रांतीय न्यायालय होगा और जे भी प्रांतीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक होगा, कुछ प्रांतीय न्यायालय होंगे। इन प्रांतीय न्यायालयों में जो मुद्दे लंबित पड़े होते थे, जिन पर डिसीजन नहीं हो पा रहा है, या किसी चीज पर मैटर इतना ज्यादा फंस गया है कि डिसीजन करना मुश्किल है, तो वैसे तो प्रांतीय न्यायालयों के जो केस फंसे हुए हैं वो जाने चाहिए थे कहां? सुप्रीम कोर्ट, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 में खोला गया था वहां पर। लेकिन इस संशोधनात्मक अधिनियम में क्या कर दिया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट ना जाकर कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, अब इसको जाना चाहिए था लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर कहां जाएगी? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में जाएगी। ये व्यवस्था की गई थी 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम के तहत। तो आप लोगों को अगला पॉइंट यही लिखना है कि प्रांतीय न्यायालय की अपील, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के पास जाएगी। जो भी अपील करनी होगी, जो भी उसमें समस्या हो रही हो, तो वो किसके पास जाएगी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के पास जाएगी। तो उस अपील पर निर्णय करने का अधिकार किसका रहेगा? एवं उस अपील या मामले पर निर्णय भी गवर्नर जनरल, हम जी लिखे दे रहे हैं, जी का मतलब गवर्नर, जी का मतलब होता है जनरल, और काउंसिल का होगा। काउंसिल यानी परिषद का होगा। यानी प्रांतीय न्यायालयों में अगर आपका कोई केस फंसा है और वहां से उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उस पर अंतिम सॉल्यूशन या अंतिम निर्णय कौन देगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के द्वारा दिया जाएगा। जो तीसरी चर्चा की गई थी किसमें? 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम में। अच्छा, आप कहोगे कि भाई जे गवर्नर जनरल को मिल गया, न्यायालय को क्या मिला? तो अभी तक हमने देखा सिर्फ राजस्व वाले काम में ही तो चला।
न्यायालय में न्याय देने वाले या धार्मिक मामलों के संबंध में जो सारे के सारे अधिकार होंगे वो किसके पास चले जाएंगे? न्यायालय के पास चले जाएंगे। तो आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर, चौथे, धार्मिक मामले, धार्मिक मामले हो या न्याय या न्यायिक मामलों पर सुनवाई एवं निर्णय का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला। सुप्रीम, एससी लिखे दे रहे, सुप्रीम कोर्ट को मिला। ये 4 पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को मिला। चलिए, हो गया होगा स्क्रीन से। इसको आप लोग मत नोट करना, जैसे पर समझाने के लिए लिखा था आप लोगों को। तो धार्मिक न्यायालय और धार्मिक मामले और न्यायिक मामलों की सुनवाई एवं निर्णय का अधिकार किसको मिला? सुप्रीम कोर्ट को। तो 3 चीजें थी। 3 चीजों में राजस्व वाला काम किसको मिल गया? गवर्नर जनरल एवं काउंसिल को। धार्मिक मामले और न्याय वाला काम किसको मिल गया? जी, सुप्रीम कोर्ट को, यानी जो आप लोगों का उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, कहां पर? कोलकाता में, उसको प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा और क्या चीजों में परिवर्तन आए? तो आप हम नीचे का, ऊपर का थोड़ा सा साफ करके यहाँ लिखे दे रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट बचा है आप लोगों का, तो उसके बारे में हम बताएं आप लोगों को। अगला क्या प्रावधान किया गया इसमें? 5वें नंबर आप लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है? हमने आपको बताया था कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरलों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल अब यदि कोई निर्णय लेंगे तो उस निर्णय में उन्हें निर्देश देने का अधिकार किसके पास चला गया था? बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को थोड़ी सी शक्ति प्रदान करके ऊपर रख दिया गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर नीचे रहे। तो अब मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल कोई भी निर्णय लेंगे तो अपने ऊपर वाले यानी बंगाल वाले से पूछ कर ले रहे थे। ये कब की व्यवस्था थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की व्यवस्था। अब क्या था? अब अंग्रेजों ने भाई 1773 से हम लोग 1781 तक आ गए। यहाँ पर क्या हो चुका था? प्लासी, बक्सर, अक्सर के सब युद्ध खत्म हो चुके थे। राजा महाराजाओं के भाई जो राजपाट हुआ करते थे वो भी खत्म होने के उस पर थे, यानी अंग्रेजों के उसमें अधिकार क्षेत्र में पहुंच रहे थे। तो इसी क्रम में अब अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा भी अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो लिखेंगे जब बिहार और उड़ीसा को अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया तो पहले तो बंगाल के अंतर्गत ही रखा गया। किसको? बिहार और उड़ीसा को। और जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल के अंतर्गत रखा गया तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? तो बंगाल की सरकार को ही दिया गया। तो लिखेंगे बंगाल की सरकार का मतलब है बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया। जी, 5वां आप लोगों से प्रश्न में किस तरीके से पूछा जाएगा पेपर में कि बिहार एवं उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार किस प्रेसिडेंसी के पास हुआ करता था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के पास। बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार एवं उड़ीसा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम से प्राप्त हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल को अच्छा, यहां पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को न्यायालय की अधिकारता से अलग कर दिया। यानी न्यायालय जो हुआ करता था, लिखना नहीं अभी, न्यायालय जो था उसको एक अलग कर दिया गया और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों को क्या किया कर दिया गया? अलग अलग। अलग करने का मतलब होता है पृथककरण। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण कब देखने को मिला? 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम में। आप लोग इस चीज को भी नोट कर लो। 6वां पॉइंट रहेगा, इसी एक्ट के तहत ही
न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक किया गया। कार्यपालिका को पृथक किया गया, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल को उन्होंने कह दिया कि आप अलग निकाय हैं, न्यायालय एक अलग निकाय है। गवर्नर जनरल एवं परिषद उसकी क्या क्या देखेगी, राजस्व संबंधी काम देखेंगे आप, और प्रांतीय न्यायालयों की जो अपील आएंगी वो काम देखेंगे। बोले गवर्नर जनरल कोई तो काम हो गए। अब जो आप लोगों का न्यायालय था, न्यायालय को कौन कौन से कार्य दिए गए, तो धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य और न्याय संबंधी कार्य किसको सौंप दिए गए, न्यायालय को सौंप दिए गए। यानी कार्यपालिका को अलग कर दिया गया, उसके कार्य क्षेत्र डिसाइड कर दिए गए, उसके अधिकार क्षेत्र डिसाइड कर दिए गए, और न्यायपालिका भी कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र को क्या कर दिया गया, डिसाइड या निश्चय कर दिया गया। अच्छा, इस चीज में कार्यपालिका और न्यायपालिका तो अलग हो गई। हुई क्यों थी, क्योंकि भाई 1773 में 3 मैटर ऐसे फंस रहे थे, एक तो राजस्व का, दूसरा न्याय का और तीसरा धार्मिक मामलों का। 3 मैटर ऐसे फंस रहे थे कि जिसमें पता नहीं था कि न्यायालय मदद करेगा हमारी या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद मदद करेगी। तो इन तीनों कमियों को क्या करना था, हम लोगों को एडजस्ट करना था। इन तीनों कमियों को क्या करना था, एडजस्ट करना था। जो कमियां 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में छूट गई थी, राजस्व की, न्याय की और धार्मिक मामलों की, इन तीनों कमियों को एडजस्ट करना था या उनका सेटलमेंट करना था। हम सीधा कहें सेटलमेंट करना था कि भाई कौन किसके पास रहेगा, राजस्व किसके पास जाएगा, न्याय किसके पास रहेगा, धार्मिक मामलों के संबंध में न्याय कौन करेगा। तो इन चीजों को क्या करना था, सेट करना था, यानी उनका सेटलमेंट बनाना था। किसको, 1781 के अधिनियम के तहत। इसीलिए 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जाना जाता है, तो 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम को। तो आप लोग अगले लाइन में लिख लेंगे कि इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या हम हिंदी में भी लिखे दे रहे हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। जी, आप लोगों की चर्चा हुई आज किस पर, 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम तक। संशोधनात्मक अधिनियम है, इसलिए इसमें ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट नहीं लिखने पड़े। भाई किसी चीज़ में आप सुधार करते हैं तो कम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और जब कोई चीज़ आप नहीं लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं। इसलिए संशोधनात्मक अधिनियम होने के कारण छोटा सा है। तो हमने आपको इसमें कुछ सिर्फ आप लोगों को 6-7 बातें बताई हैं। वो 6-7 बातें आप लोगों के सामने लिखी भी हैं। क्यों, उसमें क्या क्या हुआ इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं। कि हमने आपको बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें तमाम सारी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। उन व्यवस्थाओं में अधिकांश व्यवस्थाएं अच्छी भी चली, लेकिन कुछ कमियां रह गई। वो कमियां कौन सी रह गई थी, एक तो राजस्व की, दूसरी न्याय की और तीसरी धार्मिक संबंधी जो मामले हुआ करते थे, धर्म से संबंधित, चाहे वो हिंदू से संबंधित हो, चाहे मुस्लिम से संबंधित हो या सिख से संबंधित हो, क्योंकि यही 2-3 कम्युनिटी भारत में ज़्यादा रह रही थी। क्योंकि भारत में और खासकर बंगाल में, और हम कहें खासकर बंगाल में क्या था, बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र हुआ करता था, क्योंकि यहाँ एक तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, दूसरी तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। जरा सा धार्मिक रीति रिवाजों पर कुछ नुकसान पहुंचता था तो हिंदू भड़क जाते थे, उधर इस्लाम की तरफ कुछ होता था तो मुस्लिम भड़क जाते थे। ऐसी चीज़ों में धार्मिक मामले बहुत ज़्यादा पड़ रहे थे, न्यायालय में पहुंच जाते थे। अच्छा, न्यायालय में पहुंचने से पहले लोगों के मन में दुविधा भी रहती थी कि हम जाएंगे कहाँ, हमें न्याय चाहिए। मान के चलो हमारी किसी से लड़ाई हुई या 2 धर्म वालों की किसी से लड़ाई हुई, तो उनके पास समस्या होती थी कि वो न्याय मांगने किसके पास जाएं, गवर्नर जनरल के पास जाएं या न्यायालय में जाएं। तो इन सारी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। 1781 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें सबसे पहली बात तो उन्होंने यही कही कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद एक अलग निकाय है, एक अलग बॉडी है, एक अलग बॉक्स है, ऐसा समझ लो, और न्यायालय एक अलग बॉक्स है। तो अब 3 चीज़ें हैं और 2 बॉक्सों में रखी हैं। 3 चीज़ें कौन सी, राजस्व और न्याय और धार्मिक मामले। तो जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल वाला बॉक्स था, उसमें सबसे पहले डाला गया राजस्व को, कि राजस्व संबंधी जितने भी निर्णय होंगे, सुनवाई होगी, टैक्स लेना, टैक्स छोड़ना, तमाम सारे नियम कायदे कानून कौन बनाएगा, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। ये पहुंचा गवर्नर जनरल वाले डिब्बे में। दूसरी चीज़ उसमें क्या डाली गई, यदि प्रांतीय न्यायालयों में कोई मामला फंस जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय कौन लेगा, गवर्नर जनरल लेगा। जब भी पहुंचा गवर्नर जनरल के में। दूसरी चीज़ क्या की गई,
अब न्यायालय वाला डिब्बा खाली दिख रहा था, तो न्यायालय वाले डिब्बे में उन्होंने कहा आप धार्मिक मामले और न्याय करने का काम देखेंगे। मतलब आप पहले तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल वाले से संबंधित था कि न्यायालय जो होगा सिर्फ बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर ही, आने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो मामले हैं उन पर सुनवाई करेगा। दूसरी भाषा में हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के केसों पर ही निर्णय देने की अनुमति थी सुप्रीम कोर्ट को। कब? 1773 के बाद। लेकिन यदि बंगाल प्रेसिडेंसी के बाहर का, जैसे मद्रास हुआ या बंबई हुआ, इन प्रेसिडेंसियों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता था यदि उस प्रेसिडेंसी का वो व्यक्ति सुनवाई करवाना चाहे तो। जरूरी नहीं था, बंगाल के लिए तो जरूरी था कि उनके लिए न्याय तो करेगा सुप्रीम कोर्ट ही, लेकिन मद्रास और बंबई के लोग अगर चाहें तो वो बंगाल के सुप्रीम कोर्ट से अपना न्याय ले सकते हैं या न्याय उनसे मांग सकते हैं। तो न्याय और धार्मिक मामलों का किसको दे दिया गया? सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ें किसके पास पहुंच गई? गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास पहुंच गई, और कुछ चीज़ें न्यायालय में, यानी दोनों डिब्बों में अलग अलग चीज़ें पहुंच गई। इसी दोनों डिब्बों में अलग अलग चीज़ें पहुंचना ही तो हम लोगों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना कहेंगे। भाई दोनों जो चीज़ें इकट्ठी थी हम लोग उनको अलग अलग क्या कर दिया? बांट दिया, इसीलिए उसको पृथककरण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण कब देखा गया? 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम में। तब तक क्या हो चुका था? दो क्षेत्र और जुड़ चुके थे, बिहार और उड़ीसा। बंगाल के अंतर्गत ही इनको रखा गया था। जब बंगाल के अंतर्गत रखा गया तो उन्होंने कहा इस पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया। यानी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में टोटल कितनी चीजें पहुंच गई? 3। पहली आप लोगों का राजस्व संबंधी, दूसरा प्रांतीय न्यायालयों की अपील, और तीसरी बिहार और उड़ीसा के संबंध में कानून बनाना। ये 3 चीजें गवर्नर जनरल के में पहुंची। न्यायालय के संबंध में 2 चीजें पहुंची, एक धार्मिक मामले और दूसरे न्याय क्षेत्र न्यायालय। अच्छा, तो इसी एक्ट में न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथक कर दिया गया, और जो एक्ट आया था वो सिर्फ और सिर्फ उन 3 कमियों को एडजस्ट करने के लिए, उन 3 कमियों को सेट करने के लिए, या न्यायालय और गवर्नर जनरल की परिषद के बीच में सेटलमेंट बनाने के लिए लाया था। इसलिए इस एक्ट को या इस अधिनियम को क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। तो ये आप लोगों का आज का 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम है। हमने पूरी कोशिश की है और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह 1781 का अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग 1773 के रेगुलेटिंग से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो बड़े अच्छे से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों को हम 1781 के चार्टर अधिनियम के, संशोधनात्मक अधिनियम के बाद की जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और अंत में हम आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारे जो वीडियो हैं उसको भाई लाइक करते रहें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जो आप लोगों तक कंटेंट पहुंचना चाहिए वो आप तक पहुंचता रहे। और जैसे आप लोग भाई वीडियो शेयर करते रहते हैं, उस पर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई कहीं अगर आप लोगों को समस्या आती हो, कहीं किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज़ को भी आप लोग कमेंट में बता के शेयर कर सकते हैं। और कमेंट में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही हैं, कंटेंट किस तरीके का है, या आप उसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, ताकि अगली क्लासों में हम कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप लोगों के हित में जाएँ, यानी आप जैसा आप लोग कहें वैसा। तो बस इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग जितना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ते रहेंगे और उसको तैयार करके रखेंगे। आने वाले पेपरों में इससे क्वेश्चन 101% बनते ही हैं, और आप अगर यहाँ से पढ़ के रखेंगे तो किसी भी पेपर में इन टॉपिकों से बनने वाला क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।